नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंडियोर पे। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, हम उत्तराखंड पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग सेशन करवा रहे थे। तो ये सेशन नंबर 2 है। सेशन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा ये पूरा जो ये टारगेट होगा 2022 का यूकेपीएससी का मेंस का किस तरीके से रहेगा, आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, टेलीग्राम पे किस तरीके से जोड़ना है, वो सारे डिस्कशन हमने वहाँ पे कर लिया था। नाउ अब आज से हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको टेलीग्राम पे दिए थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आपको उनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर राइटिंग हो रही है ये लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोअर पीसीएस के भी हैं और अपर पीसीएस के भी हैं वो इन आंसर्स को लिख सकते हैं, और वो जो उनकी कॉपियाँ होंगी, मतलब जिनमें वो लिख रहे होंगे, वो कॉपी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना है। लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर वो लिंक नहीं खुलेगा तो आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च कर सकते हैं, इस तरीके से स्टडी एंडियोर करके आ जाएगा। उसके अलावा जो हमने करंट अफेयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए भी सीरीज़ चला रखी है करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या इम्पोर्टेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करंट में चलते रहें, उनके लिए भी हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है, तो आप उनको भी देखिए सो डैट आपका करंट अफेयर भी क्लियर हो जाए और साथ साथ में जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी क्लियर हो जाए। तो आज मैंने आपको टेलीग्राम पे कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे उनको ही देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो जिन लोगों ने आंसर नहीं लिखा था वो वीडियो को पॉज करिए, आंसर को लिखिए और फिर इस वीडियो पे आइए कि आपका जो आंसर है वो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या वो उससे मिलता जुलता है। सेकंड था कि जो फार्म रिफॉर्म है इज़ द नीड ऑफ द आर टू अचीव द वेलफेयर ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है वीडियो में, बट आप इसको लिखिए और फिर मैं उसका फीडबैक दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, डिस्कस द इशू फेस्ड बाय द फीमेल एंटरप्रेन्योर इन मेल डोमिनेटेड बिजनेस। तो इन दो क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1 को, और फिर आप एक बार उसको जरूर लिखिए और फिर इस वीडियो पे आइए, फिर आपको पता चल पाएगा कि आपने किस तरीके से लिखा था। और जो भी आपकी कॉपी होती है उसे आप अपलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिस्कस द इशू फेस्ड बाय द फीमेल एंटरप्रेन्योर इन मेल डोमिनेटेड बिजनेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो डिस्कस देखिए, डिस्कस इस तरीके से करना है सो डैट एग्जामिनर को इस तरीके से लिखे कि यू आर टॉकिंग विद द एग्जामिनर। ठीक है, तो अपने आंसर को इस तरीके से आपको मोल्ड करना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो डिस्कस में क्या होगा, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने हैं। ठीक है, जो उनकी मेन कंडीशन है उन कंडीशंस के बारे में लिखना है। ठीक है, और क्या क्या इशू हैं उससे रिलेटेड वो लिखना है। उसके अलावा वे फॉरवर्ड लिखना है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको जरूर लिखिए। चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस में हम क्या क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा आंसर का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन, सेकंड थिंग इज बॉडी एंड थर्ड थिंग इज कंक्लूजन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन जरूर लिखा है, बट ये आपको समझाने के लिए इंट्रोडक्शन लिखा है। पेपर में जब आप जाएंगे तो ऐसा नहीं लिखना है कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लिया और फिर आगे से आंसर आप स्टार्ट करने लग जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, वहाँ पे एग्जामिनर को खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। आप सिर्फ 2 लाइन का लिखिए, 2-3 लाइन का आप इस तरीके से लिखिए, और जब आप 2-3 लाइन का लिख लेंगे तो फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा लाइन छोड़ के फिर अपनी बॉडी स्टार्ट करना है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर से अपना कंक्लूजन इस तरीके से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन लिख रहे हैं वहाँ पे और फिर उसके आगे से आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ये वर्ड्स नहीं लिखने हैं वहाँ पे, सीधे आपको 2-3 लाइन में कंक्लूजन इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी, फिर वहाँ पर आपका आएगा कंक्लूजन। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लिखने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट थिंग इज अ डेफिनेशन वे, सॉरी, ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये कलर सही रहेगा, डन कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए
इंट्रोडक्शन में आपको देखो, इंट्रोडक्शन के 3 तरीके बताए थे मैंने। एक तो डेफिनेशन का तरीका बताया था, ठीक है। सेकंड तरीका बताया था मैंने कि आपको डेटा लिखना है, ठीक है। और किसी, सॉरी ये बार बार हो जा रहा है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब कुछ नहीं होगा। देखिए डेफिनेशन हो गया, डेटा हो गया, और उसके अलावा मैंने बताया था एनेक्डोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन 3 तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो कल वाली बात मैंने कही थी एमएसपी से रिलेटेड जो इशू था, उस पर मैंने ये डेफिनेशन से स्टार्ट किया था वहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे हम डेटा एंड फिगर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपने आंसर इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं कि इन इंडिया ओनली 20% ऑफ द इंटरप्राइजेज आर वुमेन ओन्स एंड आर फाउंडर ऑफ ओनली 6% ऑफ द इंडियन स्टार्टअप। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे डेटा हमें कहाँ से मिलेंगे। देखिए इन डेटाज को आपको याद करके जाना पड़ेगा। जो आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, आप उसकी एक डायरी बना लीजिए, उनके नोट्स बना दीजिए सो डैट आप उनको बार बार यूज़ करें अपने आंसर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सिर्फ 2 लाइन का आपने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 लाइन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं। वहाँ पे सिर्फ आप वो चीज़ें लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में आपको अपने टाइम की भी बचत करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डिस्पाइट इंडिया रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसेंट डिकेड, ऐसे लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने लिख लिया इन इंडिया ओनली 20% ऑफ द इंटरप्राइजेज आर वुमेन्स ओन्ड एंड आर फाउंडर ऑफ ओनली 6% ऑफ द इंडियन स्टार्टअप। जस्ट इतना लिख दिया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब फिर आपकी आएगी बॉडी में आपको लिखने हैं कि क्यों फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका जो परसेंटेज है कम है हमारी इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, तो उसके इश्यूज लिखने हैं और क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट चीज़ देखिएगा, जो इंट्रोडक्शन, ये देखिए ये पॉइंट वाइज आपको लिखना है। देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, इस पहला पॉइंट हो गया, इसको थोड़ा सा आपने डिस्कस किया 1-2 लाइन में। फिर दूसरा पॉइंट हो गया, इसको 1-2 लाइन में डिस्कस किया। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर बन जाएगा। तो देखिए स्टीरियोटाइप ऑन कैपेबिलिटीज़। देखिए हम पहले से देखिए हमारी जो सोसाइटी है, हिस्टोरिकली जो हमारी सोसाइटी रही है, वहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं उन्हें वीकर सेक्स माना जाता है। ठीक है, उन्हें ये माना जाता है कि जो वुमेन्स हैं वो बोर्ड काम नहीं कर सकती हैं, मतलब वो स्टेप्स अच्छे तरीके से नहीं ले सकते हैं, या वो कठिन काम नहीं कर सकती, वो कठोर काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल मतलब कोमल सा दिखाया गया है, सॉफ्ट तरीके से दिखाया गया है चीज़ों को। तो इसलिए वुमेन्स हैव हिस्टोरिकली बीन व्यूड एज वीकर सेक्स पीपुल इन नीड ऑफ, मतलब माना जाता है कि जो वुमेन्स हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और किसके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैन के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस तरीके से हमारा स्टीरियोटाइप बना हुआ है। ठीक है, और जबकि मैन को क्या समझा जाता है कि ट्रेडिशनली बीन कैरेक्टराइज एज प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर, और मेंस को ये समझा जाता है कि भाई इनको क्या करना है, वुमेन को प्रोटेक्ट करना है और डिफेंड करना है। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप बना हुआ है वुमेन्स की कैपेबिलिटीज़ पे। ठीक है, अब सेकंड चीज़ क्या है, पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन एंड फैमिली कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, देखिए वुमेन्स पे बहुत सारे फैमिली कंस्ट्रेंट्स भी लगाए जाते हैं। पहले तो उन्हें बाहर ही नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पैट्रियार्कल माइंड सेट होता है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, तो उस वजह से भी क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है फीमेल में वो कम रह जाती है। तो आप पढ़ सकते हैं, इवन दो अ लॉट ऑफ वुमेन हैव अ पोटेंशियल होने के बावजूद भी जो उनके एम्बिशन होते हैं वो टॉप तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और उसका जो सिर्फ कारण है वो एक कारण है उसमें से पैट्रियार्कल कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू फंड। अब देखिए फंड की बात होती है कि देखिए अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, और वुमेन्स को क्या इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है जल्दी से, वुमेन्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है। अगर इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो वो अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें ये कहा जाता है कि भाई जो ये इंडस्ट्री वाला काम है ये मेल डोमिनेटेड एरिया है, अगर इसमें वुमेन आ रही है तो उनके फेल होने का चांस ज़्यादा हो, मतलब ये फेल हो ना हो वो, बट ये माना जाता है कि वुमेन्स की जो फेल होने का चांसेस होगा वो ज़्यादा हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप में, और जिसकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट भी जल्दी से नहीं मिल पाता है। इसके अलावा लैक ऑफ
फीमेल मेंटर्स। देखिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो मेल्स का जो डोमिनेशन है वो कम है, जिसकी वजह से जो फीमेल मेंटरशिप्स है वो भी फीमेल्स को नहीं मिल पाती है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो वुमेंस के द्वारा इनिशिएट तो किए जाते हैं बट अगेन वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसे फीमेल मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। अब आपको पता है एक फीमेल दूसरी फीमेल को ही अच्छे तरीके से समझ सकती है, उनकी जो इमोशंस हैं उनको समझ सकती है, ठीक है। बट अगर मेल और फीमेल का क्या होगी मेंटरशिप्स होगी तो हो सकता है कुछ डिफरेंसेस इन्वॉल्व हो जाए, बट अगर फीमेल मेंटरशिप्स होगी तो वो अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते थे। अब देखिए वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपने उसके चैलेंजेस लिख लिए, क्या क्या इशूज़ थे वो लिख लिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, ठीक है। आप उसके बाद क्या लिखेंगे, वे फॉरवर्ड लिखेंगे। तो वे फॉरवर्ड में आप क्या लिखेंगे कि हमें इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए अपनी वुमेंस को सो डैट उनको इंक्रेज किया जा सके एक लीडरशिप स्किल्स के लिए, ठीक है। उनके अलावा प्रोमोटिंग वुमेन टू इंक्रेज वुमेन, इसके अलावा एक वुमेन को दूसरी वुमेन के लिए इंक्रेज करना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि भाई एक दूसरी वुमेन्स को हमें प्रमोट करना चाहिए सो डैट वो भी एक जो इंटरप्रेन्योरशिप्स है उसमें जा पाएँ। इसके अलावा इंक्रेजिंग वुमेन इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, देखिए इन्वेस्टर किन्हें कहते हैं, जो पैसा देते हैं किसी बिजनेस में, तो उन इन्वेस्टर्स को भी हमें क्या करना चाहिए, इंक्रेज करना चाहिए कि भाई देखिए आप वुमेन्स को अगर पैसा देंगे तो वुमेन्स भी ग्रो कर सकती हैं, उनको इंक्रेज करना पड़ेगा हमें वुमेन इन्वेस्टर को कि देखिए आप वुमेन्स पे बिलीव्स कीजिए, वो भी मैन के बराबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ एंड आर लेड बाय मैन, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर ग्रुप हैं वो मैन के द्वारा है। एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी आर मोस्टली मैन डोमिनेटेड, तो जो इन्वेस्टमेंट कमेटीज होती हैं वो मेल डोमिनेट होती हैं। ओनली 2% ऑफ द एंजल इन्वेस्टर आर वुमेन, और सिर्फ 2% ही जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो वुमेन्स होती है। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर से जब चीज़ें नहीं हो पाती है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ जाता है। गवर्नमेंट को खुद से स्टेप लेना पड़ता है सो डैट वो हर किसी का वेलफेयर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वुमेन्स है, हमारी वुमेन्स है, वो एक प्रकार से हम उन्हें वीकर सेक्शन मानते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का ये काम है कि वो उनको इंक्रेज करे। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योर आर ऑफ द ओपिनियन डैट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। क्योंकि देखिए जो वुमेन्स होती हैं उनके पास ट्रेनिंग की कमी होती है और इस वजह से वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट फ्रिक्वेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने चाहिए फॉर न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, सेल्स टैक्टिक ETC एंड मेक इट कंपलसरी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, और ये वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ये कंपलसरी कर देना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका कंक्लूजन भी हो गया और रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है ये भी आपने इसमें बता दिया। तो इस तरीके से आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ अपना कंक्लूजन को एंड कर देना है। तो आई होप आप इस आंसर से ये चीज़ समझ पाए होंगे और आपने भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि जैसे जो ये आंसर लिखा हुआ है यही एक बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। यू कैन राइट इन योर ओन वे, ठीक है, और आप इससे भी बेटर आंसर लिख सकते हैं, बट आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हमें लिखना है। नाउ अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री हेल्प टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए कि लैंड रिफॉर्म ने किस तरीके से जो सम पार्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं उसमें हेल्प करी है, इम्प्रूव की, इस तरीके से हेल्प करी है कि उन्होंने इम्प्रूव किया है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो मतलब लैंड रिफॉर्म की वजह से कुछ पार्ट में, कंट्री के कुछ पार्ट में इस तरीके से हेल्प हुई है कि इम्प्रूव हुई है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखना है। अब देखिए हम सबसे पहले अप्रोच की बात करते हैं कि जो हमारी अप्रोच है वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो अप्रोच में क्या करना है, स्टार्ट विद अ ब्रीफ ऑन द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो देखिए लैंड रिफॉर्म ने हमारे कुछ पार्ट में, इंडिया के कुछ पार्ट में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बदला है फार्मर की। तो सबसे पहले हमें यही लिखना पड़ेगा सर लैंड रिफॉर्म होता क्या। जब आप लैंड रिफॉर्म के बारे में लिख लोगे तो जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको इतना पता है कि लैंड रिफॉर्म
क्या चीज़ है और ये इसमें क्या इशू इन्वॉल्व है ना। उसके बाद आपको डिस्कस करना है कि भाई लैंड रिफॉर्म किस तरीके से हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है, और किस तरीके से उसने सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया था मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि जो लैंड रिफॉर्म हुआ था उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद आपको सिंपल कंक्लूजन कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आप इसका आंसर ज़रूर लिखिए। अब मैं इसका आंसर डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं जैसे भी आप पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। लैंड रिफॉर्म इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीरियन रिफॉर्म इन्वॉल्विंग द चेंजिंग ऑफ लॉ रेगुलेशन और कस्टम रिगार्डिंग द लैंड ओनरशिप। बस आप इतना लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और ये बिल्कुल सटीक है। ये डेफिनेशन से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। अंडर द ब्रिटिश राज, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो आप इसको पढ़ लीजिए सो डैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बॉडी की तरफ पढ़ते हैं। बॉडी में हमें क्या क्या लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको लिखना है कि जो लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें थी और किस तरीके से इसने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करा था, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि देखिए, जैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था लैंड रिफॉर्म, और उस लैंड रिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहले था ज़मींदारी सिस्टम। तो ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है कि फर्स्ट शेड्यूल भी आया था, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर भी ये सारी चीज़ें की गई थी। सॉरी, फर्स्ट शेड्यूल नहीं, नाइन्थ शेड्यूल, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, जिसके तहत नाइन्थ शेड्यूल जोड़ा गया था और वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम के बारे में बात की गई थी। तो इसमें क्या था कि भाई, जो देखिए इसमें क्या होता था ना, स्टेट था, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट थी, उसके बीच में क्या, यहाँ पे स्टेट था और यहाँ पे क्या थे, वो कल्टीवेटर्स थे, और इनके बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करते थे जमींदार, और जमींदार इनसे बहुत ज़्यादा क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। और इसकी वजह से ये प्लांटर्स, सॉरी, ये जो कल्टीवेटर होते थे, ये ज़मींदार तो बहुत ज़्यादा रेंट लेता था, किससे, कल्टीवेटर से, और इस वजह से इनको क्या करना पड़ता था, जो ये कल्टीवेटर्स थे इनको मनी लैंडर से पैसा लेना पड़ता था उधार में, और ये पैसा क्या करते, पैसा लेके फिर ज़मींदार को देते थे क्योंकि हाई टैक्स था। अब इस वजह से क्या हो जाता था कि मनी लैंडर का बहुत सारा कर्जा हो जाता था कल्टीवेटर्स पे, और इस वजह से जो पूरी प्रोसेस थी, जिसकी वजह से जो ये हमारे कल्टीवेटर्स थे इन पे बहुत सारा कर्जा हो जाता था। इसी को कहा जाता था डेट ट्रैप। तो इसी को ही कहा जाता था डेट ट्रैप, और इस वजह से ये क्या हो जाते थे, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से डेट ट्रैप में फंस जाते थे और ये लास्ट में अपना कर्जा वापस नहीं दे पाते थे, और उस वजह से क्या हो जाता था कि जो मनी लेंडर्स थे वो उनकी जो ज़मीन थी उन पे कब्जा कर लेते थे। इस वजह यही था ज़मींदारी सिस्टम। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आपने लिखे एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, तो 2-3 लाइन में आपको इसको डिस्कस करना है। उसके अलावा टीनेंसी रिफॉर्म, ठीक है। तो टीनेंसी रिफॉर्म में क्या था, द रेंट पेड बाय द टीनेंट्स। जो टीनेंट्स क्या होते हैं, देखिए टीनेंट्स क्या होते हैं, जो खेतों में जो काम करते हैं ना, उनको टीनेंट्स कहा जाता है। तो रेंट पेड बाय द टीनेंट्स ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज एक्सॉर्बिटेंट, ठीक है। तो जो ये रेंट देते थे कौन, टीनेंट, प्री इंडिपेंडेंस से पहले, वो बहुत ज़्यादा होता था, एक्सॉर्बिटेंट होता था, बहुत ज़्यादा होता था, और इसी वजह से टीनेंसी रिफॉर्म लाया गया। और टीनेंसी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस टू रेगुलेट, तो इसने क्या किया, टीनेंसी रिफॉर्म ने क्या कर दिया कि वो रेंट को रेगुलेट करेगा, वे एक हद से ज़्यादा रेंट नहीं ले सकता। इसके अलावा उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, टेन्योर की सिक्योरिटी प्रोवाइड की, मतलब सपोज कोई टीनेंट्स काम कर रहा है किसी खेत पे, अब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी आई तो आपने इसको हटा दिया, आपको कम से कम एक समय काल तक उसको वहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है, जब तक वो अच्छे से काम करे। ऐसा नहीं कि आप मन चाहे उसको वहाँ से हटा दो। इसके अलावा ओनरशिप राइट टू द टीनेंट्स, अगर वो बहुत टाइम से उस ज़मीन पे खेती कर रहा है तो उसको उसकी ओनरशिप देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से टीनेंसी रिफॉर्म लाया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग क्या होता था, देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, जो ज़मींदार थे, अब ज़मींदार थे या मनी लैंडर्स थे, वो क्या करते थे, ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। अब ज़मीन पे जब उन्होंने कब्जा कर दी, तो ज़मीन पे कब्जा करते 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 उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड हो गई थी प्री इंडिपेंडेंस से पहले, और जो टीनेंट्स वगैरह थे, कल्टीवेटर्स वगैरह थे, उनके पास तो कुछ ज़मीन ही नहीं बची, और ज़मीन भी बची तो छोटी छोटी ज़मीन बची। और उस टाइम आपको पता था ज़मीन जो थी वो एक सोशल प्रेस्टीज था हमारी सोसाइटी में, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वो ज़्यादा साहूकार टाइप का इंसान था। तो भाई
गवर्नमेंट जब आई बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यही चीज़ की गई कि भाई एक इंसान के पास एक हद से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती है। तो इसी को ही कहा गया है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि इट वाज डेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड इन द हैंड ऑफ फ्यू। देखो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड नहीं होना चाहिए सिर्फ कुछ आदमियों के पास। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया गया लैंड का फ्रॉम बिग लैंड होल्डर टू लैंड लेस लेबरर इंश्योरिंग लैंड ओनरशिप एसेस टू क्रेडिट एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब भाई उनके पास ज़मीन होगी तभी तो वो कुछ उगा पाएंगे और फिर उस वजह से उनके पास क्या होगी, फूड सिक्योरिटी होगी। ठीक है, ये चीज़ थी सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग में कि एक हद से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं हो सकती। उसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या था कि देखिए जैसे एक मेरी ये यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, और एक इंसान की इसके बगल में लगी हुई ज़मीन है, वैसे ही मेरी जो एक ये ज़मीन है और एक यहाँ पे भी है। अब जो ये बंदा है इसकी ज़मीन भी यहाँ पे है। तो देखिए एक ज़मीन का टुकड़ा मेरा यहाँ पे है और दूसरे बंदे का यहाँ पे, पहला मैं हूँ और दूसरा ये बंदा है। तो ये मेरी ज़मीन है और ये इसकी ज़मीन है, यहाँ पे ये मेरी ज़मीन है, यहाँ इसकी ज़मीन है। तो लैंड कंसोलिडेशन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ द लैंड होता है। रीअरेंजमेंट किस तरीके से, मैं बोलूँगा कि भाई देख ले इन दोनों ज़मीन को मिला के मैं इसमें खेती कर लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों ज़मीन मिला के तू इसमें खेती कर ले। दो ये ज़मीन नाम पे तो इसी बंदे की रहेगी बट सिर्फ एग्रीकल्चर के पर्पज़ से इस तरीके से होगा। और फिर क्या होगा, देखिए ज़मीन का जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो बहुत बड़े टुकड़े में हमारे पास आ जाएगा और फिर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ज़मीन है बड़ी ज़मीन होगी तो वहाँ पे मैकेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो सका है। जो भी हमें रॉ मटेरियल लाना है वो एक ही जगह पे लाएंगे, ऐसे नहीं कि अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो वो सारी चीज़ों का खर्चा बच जाता था, मैकेनाइजेशन हो जाता था, तो बड़े स्तर पे हम क्या कर सकते थे, फूड का प्रोडक्शन कर सकते थे, जिस वजह से फूड सिक्योरिटी भी हो जाती थी। तो यहाँ पे देखिए यही चीज़ लिखी हुई है कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में क्या होता था, इट प्रिवेंट द सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इट ब्राउट डाउन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। देखिए जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या करती है, रिड्यूस कर लेती थी। तो रिड्यूस लिटिगेशन अमंग फार्मर एंड जनरेटेड हाई इनकम, और जिस वजह से देखिए प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, क्रॉप उनकी ज़्यादा होगी तो उनके लिए वो बेचेंगे और उनको काफ़ी अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी, तो उनकी इनकम में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता था, कोऑपरेटिव फार्मिंग में मतलब जैसे ये बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लैंड ओनर्स हैं। अब ये सारे लैंड ओनर्स क्या करेंगे, एक साथ चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है, एक साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको खरीदेंगे, एक साथ फर्टिलाइज़र खरीदेंगे और इस तरीके से मिलजुल के काम को करेंगे, तो उसी को ही कोऑपरेटिव फार्मिंग बोला जाता है। तो इस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब चैलेंजेस क्या है लैंड रिफॉर्म के, यहाँ पे चैलेंजेस देखते हैं। तो चैलेंजेस में क्या था कि लैंड रिफॉर्म वर वेरी लेंदी एंड कम्बरसम प्रोसेस, बहुत ज़्यादा जटिल प्रोसेस थी, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस थी और कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा फेल भी हो गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स निकाले गए बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के द्वारा। इसके अलावा बेनामी ट्रांजेक्शन बिकम ए पॉइंट ऑफ कंसर्न अंडर द लैंड सीलिंग एक्ट। अब जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट में क्या बताया गया था कि भाई एक बंदे के बाद एक हद से ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती है। तो जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे उन्होंने क्या कर दिया कि अपने पोते के नाम पे, ठीक है, अपने बहू के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, अपने इधर उधर के रिश्तेदारों के नाम पे वो ज़मीन लगा दी, ठीक है, सिर्फ कागज़ों में, और थी एक्चुअल में उन्हीं के नाम पे वो ज़मीन। ठीक है, तो इस तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन हो गया और इस वजह से जो लैंड सीलिंग एक्ट है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके अलावा क्या ज़रूरी है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जो कि अब इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड विद इफ़िशियंसी एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन विल टेक टाइम। ठीक है तो देखो डिजिटाइजेशन, अब देखिए कब, आफ्टर इतने 76 ईयर बाद लैंड डिजिटाइजेशन स्टार्ट हो रहा है लैंड रिकॉर्डिंग का, और इसको इफिशिएंट तरीके से करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। नाउ जब हमने देखी क्या लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, उसके चैलेंजेस लिख लिए। नाउ जब हमने ये सारी चीज़ें लिख ली, चैलेंजेस लिख लिए, उसके बाद हमने उसके वे फॉरवर्ड लिख लिया, और वे फॉरवर्ड के बाद हमने क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तक के, मैंने जैसे कि बताया आपको, कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए। आप उसमें कुछ अपने हिसाब से पॉइंट्स को ऐड्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो द पेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैज़ बीन स्लो,
ठीक है। जो पेज थी लैंड रिफॉर्म की वो थोड़ा सा स्लो रही है, बट जो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि सोशल जस्टिस मिले सारे के सारे लोगों को, ठीक है। तो सोशल जस्टिस हैज़ बीन अचीव टू कंसिडरेबल डिग्री, न्यू एंड इनोवेशन लैंड रिफॉर्म मेजर शुड बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पे देखिए शुड बी अडॉप्टेड मतलब हमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमने यहाँ पे अपनाई है कि न्यू एंड इनोवेशन लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए विद न्यू वेगर और एरेडिकेशन रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लैंड रिफॉर्म करने हैं सो डेट हमारी जो रूरल पॉवर्टी भी है उसको हटाया जा सके, इम्प्रूव करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। तो आप देख सकते हैं कि चीज़ों को हमने कितने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कराया अपने आंसर को, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है, किस तरीके से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है, और आसानी से आप चीज़ों को कर सकते हैं। बस आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस तरीके से पूछा गया है और उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो आई होप मैं चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को बता पाया हूँगा। देखिए ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और आप चीज़ों को आपके लिए इतने अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा भी अगर हम आपको ये लगता है कि जो इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा किया जा रहा है वो सही डायरेक्शन में है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।